हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करो जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया होंगे। फटाफट आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लें, देन यू विल स्टार्ट। और आज जो ये इवेंट है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आज से हम जो लक्ष्मीकांत, जैसे हम ग्रंथ बोलते हैं पॉलिटी का, उसको हम स्टार्ट करें। और ये जो सीरीज है ये फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस रहने वाली है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो जो सीरीज है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। आपने जो मेरा एक फर्स्ट लेक्चर था वो आपने देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी। और वहाँ पर जो पूरा इंट्रोडक्शन था वो मैंने अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है 25 मई को, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया था। बट अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द टुडे ऑनवर्ड्स, आज की जो सीरीज है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम का है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम एक चीज देखें, जैसा आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, एट द इनिशियल टाइम ऐसा नहीं था। और अगर आप देखें जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं उसके बाद धीरे धीरे जो चीजें चेंजेस हैं वो काफी होती हैं। क्लियर, जैसे कहते हैं कि आपने सुना होगा कि कुछ एक्ट आए थे, क्लियर, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे आपके, क्लियर ना। तो वो सब चीज अगर आप देखें कि वहीं से धीरे धीरे क्या होता है, चीजें इवॉल्व होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा एक टर्म कि भाई, एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रिटिश एम्पायर का फॉर्मल फाउंडेशन कब से हुआ है। तो जब हम बात करते हैं फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन द 1757, और जो रियल फाउंडेशन है ब्रिटिशर्स का वो कब से होता है, वो होता है बैटल ऑफ बक्सर फ्रॉम द 1764। बट चीजें जो चेंज होती है वो होती है 1765 के अंदर, जब ब्रिटिशर्स को दीवानी मिल जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। अब अगर आप देखें, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपने एक क्वेश्चन दिया होगा कि दीवानी का मतलब क्या है। दीवानी का मतलब होता है आपका टैक्स कलेक्शन की पावर। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, या जो रूल करने की जो कौन रूल करेगा, नवाब रूल करेंगे, मुगल एम्पायर रूल करेंगे आपके। क्लियर। बट टैक्स कौन वसूलेगा, ब्रिटिश टैक्स वसूलेगा। मतलब राज कौन करेगा, नवाब करेंगे। गाली कौन खाएगा, नवाब खाएगा। पैसा कौन कमाएगा, अंग्रेज कमाएंगे। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं सिविल जस्टिस की भी पावर इनको दी जाती है। और साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, एंड ये जो पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट, यस और नो। तो मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के ऊपर। और आज से हम अपने जो पॉलिटी है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी रूल। और कंपनी रूल और क्राउन रूल में क्या अंतर है, बाकी अभी एनिमेशन के थ्रू हम समझेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि पूरी पॉलिटी को हम विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, हम चीजों को रिकॉग्नाइज करें। क्लियर, ताकि इससे हम हमारी जो मेमोरी है उसमें रिकॉल होता रहे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि 1765 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या मिल जाता है, दीवानी राइट्स मिल जाता है, बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार का। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर आपको एक चेंजेस दिखाऊं, थोड़ा मैं यहाँ पर अगर हम एक स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं ताकि एक जो हमें एक रफली एक आइडिया लग जाए। जस्ट वेट फॉर सेक। ठीक है, अगर हम बात करें, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा सा हिस्टोरिक हिस्ट्री का ही पार्ट है। जब भी हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि जो फॉर्मल फाउंडेशन है, क्या है, फॉर्मल फाउंडेशन है, वो कब होता है, वो होता है बैटल ऑफ प्लासी से, जो कि है आपका 1757। फिर हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो क्या है, रियल फाउंडेशन है, रियल फाउंडेशन है, वो होता है बैटल ऑफ बक्सर से, जो कि है आपकी 1764। और इस बैटल के बाद एक ट्रिटी साइन होती है, ध्यान दिए, ट्रिटी मतलब जो कहते हैं ना शांति समझौता, ट्रिटी साइन होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि होती है 1765 के अंदर। और यहां पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं, कौन होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको दीवानी का अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपका, दीवानी जो राइट्स है वो मिल जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी
यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर इवन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी, कि दीवानी का मतलब क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्स कलेक्शन, या फिर आपको अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको मिलता है रेवेन्यू कलेक्शन की पावर। क्या मिलता है? रेवेन्यू कलेक्शन की पावर। और साथ में मिलता है यहाँ पर सिविल जो राइट्स हैं। क्या है? आपकी सिविल राइट्स है। यहाँ पर क्रिमिनल राइट्स का, क्रिमिनल जस्टिस का किसी प्रकार का कोई भी बातें नहीं की गई हैं। ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो रेवेन्यू को तो पता है हमें, सिविल और हम क्रिमिनल में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब भाई पावर तो मिल गई हमें कलेक्शन की। अब अगर आप एक चीज देखें, ब्रिटिशर्स का ओवरऑल काम क्या था इंडिया में? भाई जैसे हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं कि ये भारत को सुधारने आए थे, ये हम ब्लैक्स को सुधारने आए थे, क्या ये लिटरली यही नो कंसर्न था? नहीं था आपका। क्लियर? भाई अगर आप देखें, इंडिया एक मार्केट था, अगर हम इसको बिजनेस ही था पूरे तरीके से देखें, तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे। क्लियर? वास्को डिगामा आया था, और जब वापस इंडिया से फर्स्ट टाइम गया था तो 600 टाइम्स प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, पोर्तुगीज आ गया था। भाई डच भी देखते हैं। अब अगर आप देखें कि डच तक, इवन ब्रिटिशर्स तक जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, तो प्रॉफिट होना लाजमी है। क्लियर? फिर डेनिश आते हैं, देन फ्रेंच आते हैं आपका, तभी तो भाई लड़ाई होती है। जैसे हम बोलते हैं आपका एंग्लो जो आपके यूज होते हैं आपके। क्लियर? कि फ्रेंच को हरा दिया है आपका, पोर्तुगीज का कर दिया है आपका, पोर्तुगीज केवल गोवा दे दिया है, डाउरी में मुंबई मिल गया है आपका, बॉम्बे। क्लियर? तो अगर आप एक चीज देखें, भाई क्यों ब्रिटिशर्स ही क्यों मोनोपोली में रहे, या ऐसा क्या हुआ कि इंडियन से पहले हम बाद में निपटेंगे, पहले जो और यूरोपियन जो हमारे क्या है राइवल्स हैं, पहले इनको खत्म करते हैं। क्लियर ना? तो अगेन डिमांड एंड सप्लाई है आपका। फ्रेंच जब आए तो इनको प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा था। क्लियर? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के अंदर हम क्या देखते हैं? यही तो देखते हैं कि टेंशन बाहर है, उसका परिणाम हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है कि फ्रेंच और ब्रिटिश सामने सामने आ जाते हैं। तो वो एक पॉइंट है। शॉर्टेड। तो ओवरऑल काम क्या है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, पैसा कमाना है, और भाई कहां भेजना है? लंदन भेजना है हमें। कहां भेजना है? लंदन भेजना है। अब जब रेवेन्यू इनके हाथ में आ गया, तो भाई पैसा तो आ रहा है इनके पास, फिक्स आ रहा है। क्लियर? 1765 के बारे में हम बात करें, फिर देखिए आपका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स भी आते हैं। परमानेंट सेटलमेंट है आपका, फिर रोयतवारी आता है, महलवारी आता है। क्लियर? फिर अगर आप देखें कि, अगर हम देखें कि इन्होंने डाइवर्सिफाइड चीजों को एनहेंस किया लैंड एक्विजिशन के अंदर, इन्होंने बेसिकली बात करें सब्सिडरी अलायंस को लेके आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं हड़प और विलय की नीति भी चल रही थी। क्लियर? अपना एक्सपेंशन भी कर रहे थे। एंड जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आते हैं, तो वो तो काफी एक्सपेंड करते हैं भाई, रेलवेज को लेके आते हैं, पोस्टल को लेके आते हैं, टेलीग्राफ को लेके आते हैं, पीडब्ल्यूडी को लेके आते हैं इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि इनका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया को कभी छोड़ना नहीं था। शॉर्टेड। तो अब कहानी शुरू होती है कि भाई अब यहां पर तो हम आ गए। अब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? ब्रिटिशर्स। और रूल कौन करेगा? नवाब करेगा आपका। क्यों करेगा भाई नवाब? क्योंकि इनको एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं था कैसे रूल किया जाता है, इनको केवल पैसा कमाना आता था। क्लियर? तो सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बाकी एक बैकग्राउंड हम देख लेते हैं आपका, या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के अंदर, कि 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाती है बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार की। क्लियर? कब मिलती है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है? और टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं फ्रॉम द 1773 टिल द 1947, इसको दो पार्ट के अंदर बाइफरगेट किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक तो है कंपनी रूल, जो कि है फ्रॉम द 1773 टिल द 1858, रूल बाय द कंपनी ऑफिशियल। और कंपनी जब लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या दिया हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी दिया हुआ है। और इवन अगर आप बहुत सारे हम जो मूवीज देखते हैं, वहां पर भी उनके जो नेवल शिप्स उन पर हमें फ्लैग ऐसे देखने के लिए मिलता है हमें। क्लियर? एंड फ्रॉम द 1858 टिल, अगर हम बात करें 1947, हमें दिखता है क्राउन रूल, जिसको ब्रिटिश के जो क्राउन है वो रूल करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। अब आप देखें कि फ्रॉम द 1857 तक आपको एक जो टर्म है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ इंडिया। एंड फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद चीजें काफी चेंज हो जाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जो पूरी जो मोनोपोली है ट्रेड की, तो 34 में खत्म हो जाती है आपका।
जो पूरा इनका जो पूरा कंसर्न है कंपनी का वो खत्म करते हैं, क्राउन टेक ओवर करते हैं, एंड क्राउन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कौन होते हैं आपके, जिनको हम बोलते हैं वॉइसरॉय, वो बेसिकली रूल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन इन इंडिया। तो 1858 जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट के बारे में, और टिल 1947 द डायरेक्ट रूल बाय द ब्रिटिश क्राउन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। नाउ क्लियर, यस और नो, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर देखिए, अब कंपनी फर्स्ट टाइम बनी है, सपोज करो आप एक कंपनी को स्टैब्लिश कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो आप अपनी कंपनीज के लिए कुछ लॉ, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को हम जरूर बनाएंगे कि भाई इंप्लॉयज रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, ये काम होगा, हम इस चीज में हम काम करेंगे आपका। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे समझाऊं ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए, वेट फॉर सेक, जस्ट वेट, पहले यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हाँ, जिससे हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेट का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज को लॉ के थ्रू इनहेंस करवाना, रेगुलेट करवाना, समझना, यहां पर टर्म पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके केवल दो, ब्रिटिश मतलब यहां पर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दो काम को ही मान्यता दी जाती है, रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। कौन कौन से, एक तो है पॉलिटिकल काम, दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम। ये ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, पहला है पॉलिटिकल और दूसरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव। यहां पर एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कहीं पर भी कॉमर्शियल काम के बारे में बातें नहीं की गई हैं। किसके बारे में, कॉमर्शियल काम के बारे में यहां पर जो बातें हैं बिल्कुल भी नहीं की गई हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसको मैं यहीं पर कट कर देता हूं, क्योंकि ये जो बातें हैं वो आती हैं 1784 में, और अभी हम बात कर रहे हैं 1773 के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट यहां पर ये क्लियर कीजिएगा, ये यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक मैप देखते हैं। देखिए आपको पता होगा एट द इनिशियल टाइम ब्रिटिशर्स की तीन प्रोविंसेस हुआ करती थी जो मेजर थी। तीन क्या थी, तीन प्रोविंसेस थी। अब अगर आप देखिए ये क्या है, ये आपकी बॉम्बे प्रोविंस है हमारी। ये अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी है, ये मद्रास प्रोविंस है। और यहां पर अगर हम बात करें कौन सी है, ये बंगाल प्रोविंस। कौन सी है, ये बंगाल प्रोविंस है, ये ध्यान दीजिएगा, है या नहीं है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं 1773 से पहले, अब यहां पर समझना, आपको मैं एक चीज समझाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कौन रूल कर रहे हैं, यहां पर एक गवर्नर है, क्लियर। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी गवर्नर है, और बंगाल में भी क्या है, बंगाल में भी गवर्नर है, ये ध्यान दीजिएगा। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बंगाल। अब तक क्या था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से इंडिविजुअली क्या करती थी, काम करती थी, क्लियर। अब जब हम बात करते हैं 1773 के अंदर, आपको पता होगा पोजीशन के अंदर कि गवर्नर ऑफ बंगाल की पावर को चेंज करके कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे सुपीरियर ऑथोरिटी कहां पर है, वो बंगाल में। बंगाल में कहां पर है आपकी, फोर्ट विलियम में है। कहां पर है, फोर्ट विलियम के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड आफ्टर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास क्या होते हैं, ये सब ऑर्डिनेट हो जाते हैं किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। नाउ क्लियर, क्या हो जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सब ऑर्डिनेट हो जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यस और नो, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था आपके, वॉरेन हेस्टिंग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, कौन होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि यहां पर दो काम को मान्यता दी जाती है, एक तो है पॉलिटिकल, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। यहीं पर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट एंड काइंड ऑफ ये सब जो हम यहां पर देख लेते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। और यही स्टार्ट होता है कि फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट
द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर यहाँ पर ये आ रहे हैं फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर, और ये रेगुलेट करते हैं किसको, पूरे अपने कानून को। गॉट इट। एंड सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है। गॉट इट। शॉर्ट इट पॉइंट, यस और नो। यहीं पर हम अगर बात कर लेते हैं कि इट रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, और अगेन वो टर्म ध्यान दीजिएगा, क्लियर, मैं लिख देता हूं, ये रिपीटेड स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और जो कॉमर्शियल काम है आपका, वाणिज्य काम है, उसको यहां पर मान्यता नहीं दी जाती है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं, इट लेड आउट द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी क्या है, रिपीटेड स्टेटमेंट है। और जब मैं रिपीटेड कर रहा हूं तो ये यूपीएससी के अंदर भी और स्टेट पीएससी एग्जाम के अंदर भी आया हुआ सवाल है। गॉट इट, कि यहां पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर फाउंडेशन किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा। अब अगेन ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है 1774 के अंदर, बट जब आपसे पूछा जाए कि कौन से एक्ट के अंदर आया है, तो आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे कि सर ये आया है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। कहां पर आता है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर आता है आपका। कहां पर आता है आपका, ये चेन्नई, सॉरी, कलकत्ता के अंदर आता है। और एक चीफ जस्टिस होते हैं एलिजा एम्फे, और 3 क्या है यहाँ पर एडिशनल जजेस हैं आपका, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। कहां पर होता है, कलकत्ता के अंदर होता है, इन द ईयर ऑफ 1774। और किस अधिनियम से आता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट से आता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये ध्यान दीजिएगा। और उससे पहले तीनों प्रेसिडेंसी क्या थी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तौर पर काम करती थी, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। एंड 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सब ऑर्डिनेट, उनके सहायक हो जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट, यस और नो, बताइए, क्लियर। यहीं पर हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के जो सर्वेंट्स हैं, कंपनी सर्वेंट्स हैं, वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड के अंदर इंगेज नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का जो टोकन ऑफ गिफ्ट, टोकन ऑफ मनी किसी भी नेटिव इंडियन से नहीं लेंगे, ये और एडिशनल पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां आपको एक चीज बताता हूं कि यहां पर एक बॉडी हुआ करती थी जिसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या होती है आपकी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है आपका, जो रेवेन्यू को क्या करती है, आपकी रेगुलेट करती है, क्लियर। रेगुलेट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होती है आपका, जो रेवेन्यू को रेगुलेट करती है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर ध्यान दीजिए यहां पर केवल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को ही मान्यता दी गई है, आपके यहां पर व्यापारी या वाणिज्य काम को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो, शॉर्टेड। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो कहानी है वो आती है पिट्स इंडिया एक्ट, और इससे पहले आता है 1781 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी कमियां, जो भी खामियां रह गई थी, उन सभी को पूरा किया जाता है 1781 के अंदर। एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, बस एक क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है कि कौन से एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, कौन सा आपका 1781 का एक्ट है। फिर सेकेंड जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एक और जितने भी एस्पिरेंट प्लीज एक कमेंट जरूर करें कि यहां तक की कहानी क्लियर है, यस और नो। और आज हम केवल 4 एक्ट को ही फिगर आउट करेंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम फ्रॉम द 1833 टिल आपका 1858 देन क्राउन रूल को भी हम 2 पार्ट के अंदर बाइफरकेट करेंगे, क्लियर, शॉर्टेड।
अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो थे आपके बेसिकली आपको लगान मूवी में देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्या बोलेंगे कि भाई अब जो इंडिया है जहां पर भी हम लोग राज कर रहे हैं वो क्या होगा, वो ब्रिटिश पोजीशन होगा। ये बोला ऐसे कैसे होगा भाई, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम बात करें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है काम को लेकर के एग्जैक्टली क्या मान्यता दी जाएंगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक नोट देता हूँ, आई थिंक ये कलर आपको विजिबल होगा, यस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विजिबल है, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं 1773 के बारे में, विजिबल है? विजिबल है। 1773 के अंदर यहां पर हम कंपनी के काम के कंपनी वर्क के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। 1773 में दो काम थे, एक तो था आप कंपनी का पॉलिटिकल वर्क और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। यस और नो? कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था। एंड 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, यहां पर पॉलिटिकल वर्क के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉमर्शियल वर्क को भी ध्यान दिया जाता है। किसको? कॉमर्शियल वर्क को भी ध्यान दिया जाता है। अगर आप देखें 1773 में कॉमर्शियल कोई भी लेने नहीं था, क्योंकि मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कौन सा? पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल वर्क को यहां पर मान्यता दी जाती है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जब तक था, जब तक एक निकाय थी, कौन सी थी आपकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। अब कंपनी का दूसरा काम, कॉमर्शियल काम जो मेन काम था, उसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है, मान्यता दी गई है। तो कंपनी एक और निकाय निकालती है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? ये ओल्ड बॉडी हो गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? न्यू बॉडी होगी। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल कॉमर्शियल काम को ही मैनेज करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू हो गया। क्लियर? फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल वर्क हो गया, साथ में अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया। इन सब को मैनेज करेगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर, टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर, एंड क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर, thus एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ द डुअल गवर्नमेंट। अब ये दोहरी सरकार, ये डुअल गवर्नमेंट क्या है? डुअल गवर्नमेंट करने में अगर हम देखें तो ये क्या है? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या बोला जा रहा है? ये इसी को ही डुअल गवर्नमेंट बोला जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है? डुअल गवर्नमेंट बोला जा रहा है। नाउ क्लियर? सॉलिड ए पॉइंट? यस और नो? ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर यहां पर भाई रेगुलेशन चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कोर्ट डायरेक्टर है केवल वो कॉमर्शियल काम को ही ध्यान देगा। रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया, मिलिट्री वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, इन सब को मैनेज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा। ये ध्यान दीजिएगा। एंड एस्टैब्लिश अ डुअल गवर्नमेंट बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये डुअल गवर्नमेंट किसी के बीच में है? आपका ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में है आपका, ठीक है। और यहीं पर हम देखें कि आपने ये मैप देखा होगा, यहां पर क्या बोलते हैं बेसिकली कि इंडिया में वो एरिया, क्लियर, इंडिया में वो एरिया जहां पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, जहां पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं उसको ब्रिटिश पोजीशन बोला जाएगा। क्या बोले? ब्रिटिश पोजीशन बोला जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी पता था कि कुछ टाइम पहले श्रीलंका क्या हुआ था? आपका बैंकरप्ट हुआ था।
श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, उस केस में अगर इंडिया श्रीलंका को एक्वायर कर लेता, क्या करता है, क्या कर लेता, उस केस में श्रीलंका क्या होती, इंडियन पोजीशन हो जाती, इंडिया की टेरिटरी हो जाती। ये ध्यान दीजिएगा, केवल इसी बात के में यहाँ पर जो बातें हैं वो की जा रही हैं वो ध्यान दें। और की यस और नो बताइए, क्लियर, बताओ यहां तक कोई डाउट? ठीक है, गॉट इट ए पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आता है आपका बेसिकली, क्लियर, वो है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। और यहां पर केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, इट एक्सटेंड द ओवरराइडिंग पावर ऑफ गिवन द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर द काउंसिल एंड ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज। ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप छोड़ सकते हैं इनके इफ यू वांट, क्लियर। और अगर आप देखें कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल के पास मोर पावर आ जाती हैं टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज एंड बॉम्बे एंड मद्रास। अब देखिए, अब ऑब्वियस ही बात है, यहां पर कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहां पर कौन है, यहां पर गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, यहां पर कौन है, यहां पर गवर्नर ऑफ मद्रास है, ठीक है। और 1773 के अंदर ही हम बात करते हैं कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास क्या होते हैं, ये ऑफिसर सब ऑर्डिनेट होते हैं किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। और 1793 के अंदर जो गवर्नर ऑफ बंगाल है यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि देखिए कि फ्रॉम द 1910-11 तक जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो रहती है कौन, कलकत्ता, एंड उसके बाद बेसिकली शिफ्ट होती है कहां पर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो हम बात करते हैं फोर्ट विलियम जो है वो बेसिकली उस टाइम के गवर्नर जनरल का आपका ऑफिस वगैरह, जैसे आज हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति भवन है, अगेन उस टाइम एट द इनिशियल टाइम अगर हम बात करते हैं 1910 टू 1947 तक जो वॉइसरॉय हैं, ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बेसिकली वहां पर उनका ऑफिस था एंड उनका रेसिडेंट था आपका, क्लियर। आज जो हम अकबर रोड पे जो बेसिकली हम सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं आपके, क्लियर, आपके आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो हाई ऑफिशियल जो स्टेबल करते हैं, अकबर रोड हो गया, शाहजहां रोड हो गया, यहाँ पर उस टाइम के जो ऑफिसर्स और ब्रिटिशर्स के उनका बेसिकली वहां पर क्या था, ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था, क्लियर। तो यहां से आपको एक आइडिया लगी गया होगा, यस और नो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 पीरियड्स, क्लियर। अच्छा, यहीं पर अगर मैं आपको एक चीज समझना, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है आपका, ट्रेड मोनोपोली। अब देखें भाई, ब्रिटेन से एकमात्र कंपनी है जो कहां पर, जो ईस्ट इंडीज में ट्रेड करेगी, कहां पर, ईस्ट इंडीज में, इंडियन ओशन के ईस्ट ट्रेड करेगी, एकमात्र कंपनी ब्रिटेन, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बोलते हैं ट्रेड मोनोपोली, व्यापारी वर्चस्व, क्लियर। अब अगर आप एक चीज देखें, 1793 के बाद जो एक्ट आता है वो आता है 1813 में, फिर आता है 1833 में, फिर आता है 1853 में, और फिर आता है 1858 में। अब अगर आप एक चीज देखें, जो ब्रिटेन में जो क्वीन है आपकी, वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को अनलिमिटेड नहीं करती थी, क्लियर, पावर को टुकड़ों में एक्सटेंड किया गया है आपका। अब देखिए, फ्रॉम द 1793 टिल द 1830 कितना है आपका, 20 ईयर डिफरेंस है आपका। 1813 से 1833 तक का डिफरेंस आपका 20 ईयर का है, एंड 1833 53 20 ईयर, एंड 58 टू 53 इतना हो गया आपका 5 ईयर का डिफरेंस आ गया। क्यों, क्योंकि 1853 के बाद भाई 20 साल के एक्सटेंशन की बात नहीं की जाती है। अगर ब्रिटेन पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर सकता है, और खुदा ना खास्ता 57 की क्रांति के बाद 58 में इसको एबॉलिश ही करना पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1793 में फर्स्ट टाइम
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसको एक्सटेंड किया गया था कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। और ये क्वेश्चन आपका 1996 में पूछा गया है, ये ध्यान दीजिए। मतलब और ये भी सीडीएस में आया है, नॉट सीएससी में भी नहीं आया क्वेश्चन ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आता है वो है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लास्ट एक्ट है और आज हम केवल 1833 तक ही पढ़ेंगे। एंड फ्रॉम द टुमारो जो सेशन होगा उसमें 1833 को रिवाइज करेंगे, 53, 58 एंड जितने भी कोई पीवाईक्यूज क्वेश्चन है फ्रॉम द 1773 टिल 1858 तक को हम रिवाइज करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया एंड इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। अच्छा, अब अगर आप देखें जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस किस चीज में ट्रेड करते हैं, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले आपका टी हो गया, फिर हम बात करते हैं अफीम हो गया आपका, ठीक है। फिर अगर हम देखें आपका तो क्या हो गया आपका इंडिगो हो गया, चलो इंडिगो हो गया आपका। फिर हम बात करते हैं स्पाइसेस हो गया आपका। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं टिम्बर हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉटन हो गया। फिर देखें आपका जूट हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉफी हो गया। तो अगर हम देखें कि वैरायटी ऑफ डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर ट्रेड होता था आपका, ठीक है। अब अगर आप एक चीज देखें 1813 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ट्रेड मोनोपोली के लिए दो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। और दोनों ही स्टेटमेंट आपको समझने होंगे, क्या कंसर्न समझना है यहां पर। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्या है ट्रेड मोनोपोली है, क्या है ट्रेड मोनोपोली, कैसे होती है वो पार्शली एंड होती है, क्या होती है पार्शली एंड होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड मोनोपोली है कंप्लीटली एंड इन इंडिया। बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहला पॉइंट क्या दिया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो ट्रेड मोनोपोली है वो कैसी होती है, वो पार्शली एंड होती है। दूसरा पॉइंट दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंड होती है कहां पर, इंडिया के अंदर। कि बताइए कौन सा यहां पर सही है। अब देखिए दोनों सही हैं आपका, दोनों कैसे सही है समझते हैं। यहाँ पर पार्शली एंड के बारे में हम बात करते हैं कि 1813 के अंदर जो जो इंडिया का मार्केट है, ट्रेड मोनोपोली मतलब ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए लंदन से ब्रिटेन से एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इंडिया में हमने भी बात करा कि ब्रिटिशर्स चाय को छोड़कर और चाइना के साथ ट्रेड छोड़कर और भी डायमेंशंस के अंदर क्या करते थे आपका ट्रेड किया करते थे। अब जैसे हम बात करते हैं कि ऑल जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ट्रेड को ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो पार्शली एंड बिल्कुल सही बात है। अब पार्शली एंड के बारे में हम देखें कि इंडिया में जो ट्रेड मोनोपोली है वो एंड होती है, ये तो ठीक है। पार्शली एंड कैसे है, क्योंकि चाइना के साथ और चाय में जो एक अधिकार है मोनोपोली है वो अभी तक किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती है। इसलिए इंडिया में कंप्लीटली एंड बिल्कुल सही बात है और पार्शली एंड हुआ है आपका, तो ये भी सही है। और 1833 के अंदर अंदर अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट एक्ट आएगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है वो कंप्लीटली एंड हो जाता है, चाइना के साथ भी और चाय के अंदर भी। अभी हम बात कर 1813, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ क्लियर, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंड इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। अब मोनोपोली एक अधिकार था, अब क्या हो गया है कि जो इंडिया का जो ट्रेड है इसके लिए जो ऑल जो अदर ब्रिटिश मर्चेंट है वो अब व्यापार कर सकते हैं कहां पर, भारत में आके, ठीक है। अब देख सकते हैं यहां पर ये क्या हो गया आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उस पर क्या होता है उसको एंड कर देता है आपका। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। और यहां पर क्या पॉइंट दिया है, however it continue the monopoly of the company over the trade in tea and trade with China। क्लियर, चाय के साथ और चीन के साथ जो व्यापार है वो अभी चलता है, आपका ध्यान दीजिएगा। एंड यहां देख सकते हैं कि चाइना के साथ जो व्यापार है वो प्रॉपर
चला रहा है। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the company territories in India। ठीक है, अब जो सोवरेनिटी है क्राउन की वो इंडिया वाला देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का एरिया है आपका, ये इंडियन स्टेट है जिनको हम प्रिंसली स्टेट बोल देते हैं आपका, जो इनडायरेक्टली रूल अंडर द फ्लैग ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड जो आप येलो ये देख पा रहे हैं कि आपका ये मद्रास हो गया आपका, ये आपका बेसिकली बॉम्बे हो गया आपका, ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया आपका, बंगाल हो गया, ये वो एरिया है जो ब्रिटिश पोजीशन था आपका, जिसको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है कि 1813 के अंदर ही जो सोवरेनिटी है आपकी, संप्रभुता, सुप्रीम कंट्रोल जो है ब्रिटिश क्राउन का कंपनी टेरिटरी पे आ जाता है। 1784 के अंदर जहां पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं वो ब्रिटिश पोजीशन है आपका। 1813 के अंदर जहां पर भी बेसिकली सोवरेनिटी संप्रभुता है वो कंपनी की टेरिटरी है, ये ध्यान दीजिए, सुप्रीम कंट्रोल है उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इंडिया एंड टू पर्पस द एनलाइटमेंट ऑफ द पीपल। क्लियर? जो क्रिश्चियंस लोग हैं मिशनरीज, उनको इंडिया में बुलाया गया अपने धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर एनलाइटमेंट अलाउ कर रहे हैं कहाँ पर, इंडिया के अंदर। भाई भारतीय हैं वो क्रिश्चियंस, इनके इफ दे वांट तो वो चेंज हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। एंड कंपनी ने 1 लाख रुपए इंडिया में एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करने के बारे में बातें की गई थी एवरी ईयर, बट वो कागजी थी, कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो होपफुली आज का सेशन है वो आपको काफ़ी सही लगा होगा। प्लीज़ आप लोग फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर कि एनिमेटेड टाइप में जो वीडियोस हैं आपको अच्छी लगी हैं, कि समझ में आई हैं नहीं आई हैं। एंड फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स हम 1833 1858 को हम कवर करेंगे, एंड फ्रॉम द 1773 टू 1858 जितने भी PYQs हैं स्टेट PCS के एंड UPSC के फ्रॉम द सिमिलर टॉपिक उनको भी हम कवर करेंगे। क्लियर? इसी के साथ आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार सभी को।